Hello students, welcome back to your own learning channel that is Achievers Foundation Classes। तो आज मैं क्लास 10th का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ दैट इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसको हम CVS भी बोलते हैं या फिर इसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। देखिए CBSE स्टूडेंट्स जो क्लास 10th में हैं उन्हें ये टॉपिक मिलेगा लाइफ प्रोसेस में, जो कि बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, और 11th क्लास के स्टूडेंट्स को ये जो टॉपिक है वो एक अलग से चैप्टर में ही मिलेगा। मे बी शायद 17th या 18th चैप्टर वहाँ पे होना चाहिए। साथ ही ICSE स्टूडेंट्स को ये 8th चैप्टर उनके सिलेबस में होना चाहिए। ओके, तो आप वहाँ से उसको एक बार टैली कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ओके, तो देखिए मैंने इस टॉपिक को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो हम एक सीरीज प्ले करेंगे जो कि 5 पार्ट्स में होगी। आज हम उसका फर्स्ट पार्ट लेने वाले हैं दैट इज अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड ह्यूमन ब्लड। ओके, लेट्स सी। तो यहां पे हम कहां जा सकते हैं? तो फर्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आ रहा है दैट इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, दिस सिस्टम इज रिलेटेड टू सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन किन चीजों का? ऐसे सब्सटेंसेस का जो कि सेल को चाहिए। ओके, तो एक सेल से दूसरे सेल में वो सब्सटेंसेस कैसे पहुंच रहे हैं, है ना? ये पूरा जो साइंस है, ये जो पूरा फिजियोलॉजी है, वो कहलाएगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ओके, अब ये एक फ्लूइड से होते हुए बह रहे हैं। इस फ्लूइड को हम बोलते हैं ब्लड, आगे अभी देखेंगे। ओके, एंड अब कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो कि हमको इस सर्कुलेशन में ट्रांसपोर्ट कराने हैं? सो दे आर न्यूट्रिशंस लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स, अमाइनो एसिड्स, कुछ रेस्पिरेटरी गैसेस हो सकते हैं जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हार्मोन्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, वेरियस वाइटामिन्स हैं, और भी बहुत सारे दूसरे यहाँ पे चीजें होंगी। ओके, देन फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम अगर हम इसको देखें तो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन किन चीजों का? जो अभी अभी देखा अपन ने, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सच न्यूट्रिएंट्स जो कि बॉडी को नरिश करने के लिए चाहिए, जो कि बॉडी यानी कि हर एक पर्टिकुलर सेल को नरिश करने के लिए चाहिए। सो क्या हो सकते हैं वो? प्रोटीन्स हो सकते हैं, वाइटामिन्स हो सकते हैं, वेरियस हार्मोन्स हो सकते हैं, वेरियस मिनरल्स हो सकते हैं। ओके, समटाइम्स कुछ जो आपके रेस्पिरेटरी गैसेस हैं वो भी हो सकती हैं, कुछ मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स हो सकते हैं सच एज लैक्टिक एसिड जो कि आपको मिलेगा मसल सेल्स में, मसल टू लिवर में। ओके, देन बॉडी pH को मेंटेन करना, ये भी इनका काम है। बॉडी के को बफर की तरह यूज करना ब्लड को, वो भी यहाँ पे काम है। बॉडी का वाटर बैलेंस मेंटेन करना, साथ में बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना बाय मींस ऑफ होम्योस्टेसिस। ओके, एंड लास्ट में एक फंक्शन और इंपॉर्टेंट फंक्शन हम देख सकते हैं दैट इज एंटीबॉडी और एंटीटॉक्सिन्स से बॉडी को बचाना ताकि बॉडी में डिसीजेस ना हो सके। ओके, गॉट इट? नाउ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। सो हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम या कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा कनेक्टिंग सिस्टम होता है जो बॉडी में कई लाखों करोड़ों सेल्स को कनेक्ट करती हैं ताकि उनको जो नरिशमेंट्स हैं, जो न्यूट्रिशंस हैं, जो बॉडी के बाहर हैं, वो उनको मिल सकें। अब बॉडी की कोई चीज बाहर है तो वो उन सेल्स को कैसे मिलेगी? तो इसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम इसको बनाया गया है। तो उसके थ्रू आपने कुछ भी खाना खाया, जैसे आप खाना खाओगे वो अपने मिनिमम लेवल पर टूटेगा। आपने गेहूं खाया, चावल खाया, वो सब कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होगा। आपने कोई फ्रूट खाए हैं तो विटामिन वहां से मिल जाएंगे, मिनरल्स वहां से मिल जाएंगे, यानी अपने बिल्कुल बेसिक मिनिमम लेवल पर वो टूट जाएगा। ओके, देन सेकेंडली गैसेस चाहिए, उसके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाया हुआ है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से ऑक्सीजन आप इनटेक कर सकते हो, CO2 आप बाहर निकाल सकते हो। ओके, सो देखो एक सर्कुलेशन बन रहा है ना चीजों का, तो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट इसका काम हो जाएगा। कनेक्टिंग सिस्टम है ये एक। ओके, दूसरी चीज कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है
वो किन किन चीजों से मिलकर बना है। तो वहां पे आर्टरीज का नेटवर्क है, वेन्स का नेटवर्क है, कैपिलरीज का नेटवर्क है, और ये सारा जो नेटवर्क है वो हार्ट से कनेक्टेड है ना, और इन सब में बह रहा है ब्लड। ओके, और ब्लड के थ्रू ही ये जो सारा न्यूट्रिटिव मटेरियल आया या जो नरिशिंग मटेरियल है वो बॉडी में ट्रांसपोर्ट या सर्कुलेट होता रहता है। ओके, थर्ड थिंग कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एंड एक्सपेलिंग द मेटाबॉलिक वेस्ट। ओके, जैसे अगर रेस्पिरेशन हम कर रहे हैं तो CO2 हमारे लिए वेस्ट है, उसको एक्सपेल कर दिया। अगर आप कोई डाइजेस्टिव सिस्टम से अगर हम रिलेट करें तो जो भी टॉक्सिन्स हो रहे हैं उनको बाहर एक्सपेल कर देगा वो कलेक्ट करके। ओके, तो ये सारे के सारे जो अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की वो हम यहाँ से देख सकते हैं। ओके, नाउ आगे चलते हैं। तो हमको फिर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में बात करनी है। तो बेसिकली 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के, दैट इज ब्लड, ब्लड वेसल्स, ह्यूमन हार्ट एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड में देखो आपने किस किस को इंक्लूड किया है, प्लाज्मा है, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। अभी आगे सबको डिटेल में बात करते हैं। ब्लड वेसल्स में आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज हैं। ह्यूमन हार्ट जो है आपका मोस्ट एडवांस हार्ट है अमंग ऑल दी लिविंग बींग्स, तो 4 चैम्बर्ड हार्ट है, डबल सर्कुलेशन आपके पास है, और लिम्फ से बनेगा लिम्फेटिक सिस्टम। नाउ ह्यूमन ब्लड, फर्स्ट टॉपिक यहां से हम शुरू कर रहे हैं। तो ह्यूमन ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ओके, दैट ऑल वी नो, क्लास 9th में हम ये पढ़ चुके हैं। टोटल बॉडी वेट का 8% लगभग इससे बिल्डअप होता है। जो ब्लड है अराउंड ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 5.2 लीटर्स ब्लड हम सभी की बॉडी में होता है। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ये एक एवरेज नंबर है, ये एक एवरेज फिगर है। ओके, काम क्या है ह्यूमन ब्लड का? वही जो भी नरिशमेंट आया है, जो भी न्यूट्रिशन आया है, जो भी हार्मोन्स है, मिनरल्स हैं, उन सबको ट्रांसपोर्ट करना, एक सेल से दूसरे सेल ले जाना और वहां से लेके आना। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। एंड जो ब्लड है वो कहाँ बह रहा है? वो बह रहा है ब्लड वेसल्स के अंदर, जैसे कि आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट कंपोजिशन ऑफ ब्लड, तो बेसिकली 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर देते हैं। एक है प्लाज्मा और दूसरा है सेल और कॉर्पसल्स। प्लाज्मा है लिक्विड पोर्शन और जो सेल है वो है सॉलिड पोर्शन। देखिए, लिक्विड पोर्शन जो है वो अबाउट 55% है, ओके, और जो सॉलिड पोर्शन है, सेल है, वो अबाउट 45% है। ठीक है, तो प्लाज्मा 55%, सेल्स 45%। जो प्लाज्मा है वो फ्लूइड पार्ट है, लिक्विड पार्ट है, और वो लगभग 90% बना हुआ है वाटर से। जो सेल्स है वो सॉलिड पोर्शन है, उसमें आपको RBC मिलेंगी, WBC मिलेंगी और प्लेटलेट्स मिलेंगे। ओके, नाउ प्लाज्मा की बात करते हैं। तो प्लाज्मा एक पेल येलो कलर का लिक्विड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि कई बार नीट में पूछा जा चुका है। ओके, सो पेल येलो कलर है ना, 55% ऑफ ब्लड ये बनाता है। अब इसमें क्या क्या रहेगा? जो भी हार्मोन है, न्यूट्रिएंट है, सॉल्ट है, वाटर है, एंजाइम, वो सब कुछ इसमें ही रहता है। ओके, RBC के पास, WBC इनके पास कुछ नहीं रहता। ये सब कुछ काय में मिक्स हो रहा है? इसी फ्लूइड पोर्शन में मिक्स हो रहा है। यानी जो भी आपने डाइजेशन से आपने जो प्रोटीन, विटामिन, ग्लूकोज, ये सब आपने जो अचीव किया है वो सब कुछ इस प्लाज्मा में जाएगा। ओके, जो भी आप मेडिसिन खाते हो, दवाइयां आपने खाई, सिरप आपने पिया, वो सब कुछ इस प्लाज्मा में जाएगा। तो प्लाज्मा प्लेज अ वेरी इंटीग्रल रोल इन आवर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ओके, तो मेनली जो कैरियर है वो प्लाज्मा है। ओके, तो फिर ब्लड सेल क्या करते हैं जरा देख लेते हैं। तो जो ब्लड सेल्स है, ब्लड कॉर्पसल्स हैं, बेसिकली 3 टाइप्स के हैं। यहाँ पे आपको चार्ट में दिख रहा होगा, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। ओके, जो व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स हैं उनको फर्दर आप क्लासिफाई कर सकते हो ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स यानी उनके ऊपर ग्रेन्यूल्स होते हैं, दानेदार हैं। ए ग्रेन्युलोसाइट जो है वो ग्रेन्यूल्स नहीं है, यानी स्मूथ है वो। ओके, जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं देखो उसको फिर से क्लासिफाई किया है एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ये इनकी डाई के बेसिस पर हैं, इनको किस कलर की डाई से या किस नेचर की डाई से स्टेन किया गया है। और जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं वो है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। सबको अभी आगे डिस्क्राइब करते हैं, लेट्स सी।
नाउ रेड ब्लड कॉर्पसल्स आए हमारे पास, वो हैं एरिथ्रोसाइट्स, बाय कॉनकेव इन शेप, बाय कॉनकेव इन शेप, याद रख लीजिए अच्छे से, ह्यूमन आरबीसी बाय कॉनकेव इन शेप होती है। कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें, कैमल का आरबीसी है और भी कई सारे एक्सेप्शंस हैं, तो वो आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं, बट ह्यूमन आरबीसी बाय कॉनकेव शेप की है। ओके, कहाँ प्रोड्यूस हो रही है? जितनी भी लॉन्ग बोन है, यानी आपके पैर की या आपके थाइज की जो बोन है, जो लंबी बोन है, जो आपके हाथ में भी जो बोन्स हैं, तो लॉन्ग बोन्स के बोन मैरू में ये बन रही हैं। ठीक है, मेन कंटेंट क्या है इनका? दैट इज हीमोग्लोबिन, आयरन रिच प्रोटीन है, इसके कारण से ही आरबीसी का कलर रेड होता है। अगेन एक इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बन गया कि आरबीसी रेड कलर की क्यों होती है? क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है और हीमोग्लोबिन में आयरन कंटेंट है वो काफी ज्यादा है। ओके, काम क्या हीमोग्लोबिन का? ऑक्सीजन कैरियर है। जो भी आप ये रेस्पायरेशन कर रहे हो, जो भी आप ये ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो, इस ऑक्सीजन को कैरी करने वाला कौन है? हीमोग्लोबिन। ओके, तो अगर आपके मान लो ब्लड, आप पैथोलॉजी गए, वहां से आप अपना ब्लड रिपोर्ट निकलवाया, हीमोग्लोबिन कम आया है, यानी कि आप थका थका महसूस करते हो, आपके बॉडी में एनर्जी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए अच्छा, और एनर्जी कहाँ से? अगेन वही, ऑक्सीजन रहेगी तो आप उसको ऑक्सीडेशन में इस्तेमाल कर सकते हो, बर्निंग में इस्तेमाल कर सकते हो। किसकी? ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज को जब आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करोगे तभी एनर्जी बनती है, 36 एटीपीज बनते हैं। ओके, मेरा फोटोसिंथेसिस वाला वीडियो है या रेस्पायरेशन वाला वीडियो है, आप वहां पे जाके देख लेंगे तो वहां आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, देन और क्या काम रहेगा इसका? ऑक्सीजन को वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन लेवल पर आपको ट्रांसपोर्ट करना। ओके, नाउ डब्ल्यूबीसी की आप बात कर लें, सो डब्ल्यूबीसी इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट। ल्यूको लैटिन वर्ड है, ल्यूको मतलब व्हाइट, इसलिए व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। सो व्हाइट ब्लड सेल्स को अगर और स्पेसिफिकली हम बोलें तो वो कलरलेस सेल्स होते हैं, क्योंकि जैसे पानी है तो कलरलेस है वो, ऐसे ही वो कलरलेस सेल्स होते हैं। ओके, कलरलेस हैं तो हीमोग्लोबिन रहेगा क्या इनके पास? नहीं रहेगा। सो कोई हीमोग्लोबिन इनके पास नहीं है। और डब्ल्यूबीसी का मेनली जो काम है वो अब इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का हो गया, तो इम्यूनिटी एंड डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है। ओके, देखिए आरबीसी क्या काम कर रही थी? हीमोग्लोबिन कैरियर, हीमोग्लोबिन था उसके पास जो कि ऑक्सीजन कैरियर है। ओके, और डब्ल्यूबीसी क्या काम कर रही है? इम्यूनिटी एंड डिफेंस मैकेनिज्म का काम कर रही है। तो देखिए सबके रोल बिल्कुल स्पेसिफिक है। ओके, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, आप मेरे साथ साथ इस लेक्चर में चलोगे तो ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ हम व्हाइट ब्लड सेल्स को क्लासिफाई कर देते हैं, तो अगेन ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स की बात अगर हम करेंगे तो इनके ऊपर ग्रेन्यूल्स होंगे साइटोप्लाज्म में। ओके, 3 टाइप के ये सेल्स हो जाएंगे, न्यूट्रोफिल्स, ईस्नोफिल्स एंड बेसोफिल्स। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा न्यूट्रोफिल्स, यानी कि देखो ये 1 2 3 4 लगभग 4 to 5 लोब्ड है, ईस्नोफिल्स 2 लोब्ड है, और बेसोफिल एक बड़ा सा न्यूक्लियस वहां पे बना हुआ है। ओके, आगे देखते हैं इसको। सो ईस्नोफिल्स की हम बात करते हैं तो ये स्मॉल ग्रेन्युलोसाइट्स हैं जो 2 to 4% डब्ल्यूबीसी का बना रहे हैं। ओके, कहाँ काम करेंगे? ये इम्यूनिटी सिस्टम में काम करेंगे। फंक्शन क्या है? बहुत अच्छे से ध्यान रखो, जो इन्फेक्शन हमें हो जाता है उसके अगेंस्ट ही काम करते हैं। जैसे अगर हमें अस्थमा हो गया तो उसकी एलर्जी जो हुई है उनके अगेंस्ट ये काम करेंगे। ओके, तो ध्यान रखेंगे हम, कॉम्बेटिंग इन्फेक्शन इज द फंक्शन ऑफ ईस्नोफिल्स। ओके, देन बेसोफिल्स 20 to 25% डब्ल्यूबीसीज का ये हिस्सा बनाते हैं और ये प्रोवाइड करा रहे हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम। देखो स्पेसिफिक मतलब क्या होता है? सर्टेन, यानी किसी चीज का निश्चित होना, तो किसी चीज का निश्चित इलाज है। अब ये क्या है? ये नॉन स्पेसिफिक है, मतलब कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये कई जगह पे अपना काम करती है, यानी कोई एक स्पेसिफिक चीज नहीं है, बट कई सारी बीमारियों में, कई सारे डिफेंस मैकेनिज्म में, इम्यूनिटी में ये काम करेगी। तो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। तो कई सारे पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोब्स, उनकी जो एलर्जी होने वाली है उनके अगेंस्ट काम करेगी बाय रिलीजिंग हिस्टामिन। ध्यान रखेंगे, बाय रिलीजिंग हिस्टामिन। ठीक है, हिस्टामिन एक केमिकल है जो कि आपका एंटी एलर्जिक होता है। ओके, देन
क्यों ये बेसोफिल हैं? क्योंकि जब आप इनको बेसिक डाई में एक्सपोज करते हो तो उनमें स्टेनिंग आ जाती है, उनमें कलर आ जाता है, इसलिए ये कहलाएंगे बेसोफिल्स। ओके, देन न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिलने वाली सबसे कॉमन चीज है ये, और ये पस में मिलेगी, ठीक है। पस में जब हमें कोई घाव हो जाता है तो पस बनती है, उसमें ये मिलने वाले हैं। WBC का अराउंड 60 to 70% पोर्शन यही बनाते हैं। आप इनके लोब देख लीजिए, 2 to 5 लोब्स हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्यों न्यूट्रोफिल्स हैं? क्योंकि न्यूट्रल डाई से इनकी स्टेनिंग होती है। ओके, देन न्यूट्रोफिल्स आर द फर्स्ट सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, जो कि बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोब से लड़ाई करते हैं। और ये उनको कैसे मारते हैं? बाय यूजिंग लाइसोसोम एंजाइम। क्लास 9th में सेल वाले चैप्टर में हम लाइसोसोम सुसाइडल बैग्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ओके, तो उसकी मदद से न्यूट्रोफिल्स उनको मारेंगे। देखिए, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, नॉलेज अब आपका कंबाइन हो रहा है और गेन भी हो रहा है। जो क्लास 9th में पढ़ा था वो क्लास 10th में अच्छे से काम आ रहा है। ओके, देन ए ग्रेन्युलोसाइट्स में आप देखोगे तो 2 सेल्स हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। एंड अगेन ग्रेन्यूल्स नहीं है, यानी कि स्मूथ सेल्स हैं ये। ओके, देखते हैं मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स लार्ज बाइलोब्ड हाफ मून शेप की हैं ये। ओके, दूसरा ये सिंगल बीन शेप न्यूक्लियस बीन का रहेगा। ओके, इनकी ऑक्यूपेंसी कितनी है? WBC में 3 to 8% ऑक्यूपाइड हैं ये WBC में। मोनोसाइट्स को हम क्या कहते हैं? दीज आर द गार्बेज ट्रक्स ऑफ इम्यून सिस्टम, है ना, कचरे का ढेर उठाने वाले हैं ये। तो मान लो कि आपका डिफेंस मैकेनिज्म है, किसी बैक्टीरिया वायरस ने हमला किया बॉडी पे, तो आपके WBC से उन पर लड़ाई करी और उन सेल्स को मार गिराए। अब मार गिराए तो डेड बॉडीज का क्या होगा? तो उनको ये मोनोसाइट्स इनगल्फ करेगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं गार्बेज ट्रक्स ऑफ इम्यून सिस्टम। ओके, और ये क्या करते हैं? ये जहां पर भी इंफेक्शन होने वाला है सबसे जल्दी पहुंचने वाले सेल्स ये मोनोसाइट्स होते हैं। तो ये सबसे जल्दी वहां पहुंच जाते हैं और वहां पे ये अपना काम करना शुरू कर देते हैं। काम क्या है इनका? क्लीन अप द डेड सेल्स। जितने भी लोग मरते जा रहे हैं, जितने भी डेड बॉडीज मर रही हैं, उन सबको क्लीन अप करना है। ओके, तो ये क्या करेंगे? ये आगे उस रिएक्शन को कंटिन्यू नहीं होने देते हैं, आगे ये उस जो भी इंफेक्शन होने वाला उसको फैलने नहीं देते हैं। ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपको चोट लग गई और आपकी चोट देर में ठीक हो रही है, जल्दी ठीक नहीं होती है चोट, इसका मतलब है इन्फेक्शन वहां ज्यादा होता है। और इन्फेक्शन वहां ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब है कि आपके ब्लड में मोनोसाइट्स की कमी है। ओके, कनेक्ट कर पा रहे हो ना आप कि मोनोसाइट्स का क्या काम है? इन्फेक्शन को रोकना इनका काम है। देन लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स जो हैं ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, है ना, और जो कि हमारे लिए किलर सेल्स हैं। इनका काम है, देखो मोनोसाइट्स का काम क्या था? जो लोग डेड बॉडीज हैं उनको हटाना, और लिम्फोसाइट का काम क्या है? वहां पे अपने जो भी इनके सेना है उसको भेजना। तो ये वहां पे जाके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, ये किलर सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, देन कलरलेस सेल्स हैं, लिम्फोइड टिश्यूज में बनती हैं। कलरलेस सेल्स लिम्फोइड टिश्यूज में ये बनने वाली हैं। मेनली 2 टाइप के हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ओके, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, 2 टाइप के ये सेल्स रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है इसके बारे में कि ये लिम्फोसाइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी ध्यान रखिएगा। ओके, प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स, तो इनका काम होता है अगर कहीं चोट लग गई है वहां जल्दी जाके पैच वर्क बना दो और ब्लड की क्लॉटिंग करा दो वहां पर, ताकि ब्लड ज्यादा ना बह पाए। ओके, सो ये कहाँ प्रोड्यूस होंगे? बोन मैरो में प्रोड्यूस होंगे। परफॉर्मेंस क्या है? जब भी चोट लग जाएगी ड्यूरिंग ब्लीडिंग और हेमरेज, वहां पे ब्लड को क्लॉट कराना या फिर कोआगुलेशन करा देना थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स का काम है ना। नेटवर्किंग फंक्शन होता है इनका, नेटवर्क बना देते हैं। ओके, देन ब्लड वेसल्स को क्लासिफाई कर लेते हैं। तो 4 टाइप के ब्लड वेसल्स हैं। ओके, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं एंड साइनसॉइड्स हैं। आर्टरीज को पहले देखते हैं हम ध्यान से। तो आर्टरीज क्या काम करेंगे? ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करेंगे, हार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स में ले जाएंगे। ओके, फिर से मैं बोल रहा हूं, आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करेंगे और हार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स में ले जाएंगे। एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी का, जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है। ओके, गॉट इट? बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको समझिए। वेन्स ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करेंगे, या फिर हम बोलेंगे ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड है।
इनका काम क्या रहेगा, जो बॉडी सेल्स हैं उनसे हार्ट तक ब्लड को लेके आना ताकि वो ऑक्सीजनेट हो पाए, ठीक है। तो ऑक्सीजन डेफिशिएंट सेल्स को कैरी ब्लड को ये कैरी करते हैं और टूवर्ड्स द हार्ट ले जाते हैं। एक्सेप्शन है अम्बेलिकल एंड पल्मोनरी वेन, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, ओके। देन कैपिलरीज, कैपिलरीज अब इन ये जो आर्टरीज और वेन्स हैं उनके बीच की ब्रांचिंग बना के रखते हैं, ओके। तो ये आर्टरीज की जो फर्दर ब्रांचेस हैं उनको छोटे छोटे वो ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो की हैं कैपिलरीज। और कैपिलरीज का क्या काम है, जो भी ब्लड और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस है उसको कंटिन्यू करा के रखना, ओके, है ना। देन द थर्ड थिंग इज सेनोसाइड। सेनोसाइड बहुत ही स्मॉल वेसल्स हैं और ये हमको मिलेंगे बोन मैरो, लिवर एंड स्प्लीन में, ओके। तो ये आप क्लासिफिकेशन यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ओके। सो इतनी अगर आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का कंप्लीट हो जाएगा, ओके, गॉट इट। तो इस चैप्टर को, इस वीडियो को आप अच्छे से पढ़िए, 2 से 3 बार आप देखिए, अपने खुद के नोट्स आप प्रिपेयर कीजिए और अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, ओके। In next part we will learn about human heart, okay. All the best, keep watching, keep learning.